हंगरी मध्य यूरोप का एक मध्यम आकार का और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। इसके उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया है, दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया और स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया स्थित है। इसका मतलब ये है कि आप अगर हंगरी के नक्शे को करीब से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हंगरी एक भूमि बंद देश है। हंगरी में कोई विशेष जातीय समूह का प्रभाव नहीं देखा जाता है। मूल आबादी का लगभग 98% हंगेरियन समूह का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत कुछ रोमन और जर्मन भी देखे जाते हैं। इस देश में लगभग 54% लोग ईसाई हैं। हालांकि यहाँ के करीब 19% लोग खुद को किसी भी धर्म का कहना नहीं चाहते। इस देश का पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 93,030 वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण जनसंख्या 97,30,000 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का अनुपात 105 है। अगर आप हंगरी की आजादी के इतिहास पर नजर डालें तो आप देखेंगे इस देश का इतिहास कई अलग अलग समय से गुजरा। इतने विस्तार में जाने के बजाय मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये देश 23 अक्टूबर 1989 को एक लोकतंत्र के रूप में खुद को उभार चुका है। इस देश में यूनिटरी डोमिनेंट पार्टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक प्रकार का प्रशासन है। यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर बुडापेस्ट है और राष्ट्रीय मुद्रा फॉरेंट है। अब तक मैंने आपके साथ हंगरी के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आपने अब तक हंगरी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो हंगरी को बेहतर तरीके से जानने के लिए और उसकी संस्कृति को समझने के लिए आइए हंगरी के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हंगरी एक ऐतिहासिक देश है और इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। अलग अलग समय पर भी ये विभिन्न ऐतिहासिक चरणों से गुजरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी नाम पर भी इतिहास का एक स्पर्श है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये नाम मध्यकालीन लैटिन शब्द हुंगारिया से लिया गया, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ ह्यून्स, यानी कि हूणों का देश। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इस देश का नाम तुर्की शब्द आग से लिया गया है, जिसका अर्थ है 10 पीपल या फिर 10 सरोस। अब अगर आप हंगरी के प्राचीन इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो आप देखेंगे ये देश बहुत ही समय पहले कभी हूणों और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रभाव में था। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हंगरी में 96 नंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या के रूप में मान्यता दी गई है और हमेशा की तरह यहाँ का इतिहास भी स्पर्श है। वास्तव में माजिया साम्राज्य के पहले राजा अरपाद 896 में सिंहासन पर चढ़े और हंगरी की स्थापना हुई। यही कारण है कि बुडापेस्ट में पहली मेट्रो 1896 में उनके देश की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर बनाई गई थी। हालांकि 96 अंक का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में 96 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत बनाना दंडनीय अपराध है और अगर हंगेरियन राष्ट्रगान को सही टेम्पो मानकर कोई गाए तो ठीक 96 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, आपने अब तक कितना बड़ा नोट इस्तेमाल किया है? 500, 1000, 2000, कितना? हालांकि भारत में हजारों रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आप भारत में किसी उच्चतम मूल्य के नोट का उपयोग करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से 2000 रुपए का नोट होगा। और हर कोई जिसने इस नोट का इस्तेमाल किया है वो लोग जानते हैं कि इस नोट से हमें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस नोट का रिटेल मिलना किस्मत की बात है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे मैंने हंगरी को छोड़कर अचानक 2000 रुपए के पीछे क्यों पड़ गया, पर जो जानकारी मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ वो सुनकर 2000 के नोट के ऊपर आपका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1946 में हंगरी में लगभग 100 ट्रिलियन मूल्य के साथ एक विशेष नोट पेश किया गया था। ये दुनिया का सबसे कीमती नोट है। मुझे नहीं पता कि इतने ऊंचे मूल्य का नोट जारी करने से प्रशासन को क्या लाभ हुआ और वहाँ के नागरिकों को इस नोट के लिए कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन क्या इतने अधिक मूल्य के नोट जारी करने के पीछे कोई कारण था? इस बारे में आप क्या सोचते हो? हंगरी की 1000वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए 1896 में बुडापेस्ट में हंगरी की पार्लियामेंट स्थापित की गई। अब इस संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इमारत को बनाने में करीब 40 किलो सोना लगा था। इस इमारत में 691 कमरे हैं और ये हंगरी की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 96 मीटर है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संसद है। दुनिया की पहली 2 सबसे बड़ी संसद लंदन में वेस्टमिंस्टर और रोमानिया में संसद भवन है। इसलिए अगर आप कभी भी हंगरी घूमने जाएं तो एक बार इस इमारत को देखने की कोशिश जरूर करें। हंगेरियन को शराब पीने का बहुत शौक है और यहाँ शराब पीने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब बनाने की प्रथा करीब 5वीं सदी से चली आ रही है। ये प्रथा 1737 में एक कदम और आगे बढ़ गई। किंग करोली ने वाइन रीजन को
देश के पहले राष्ट्रीय वाइन क्षेत्र का दर्जा दिया था। ये जगह फ्रांस की वाइन रीजन से लगभग 120 साल पहले बनाया जाने वाला दुनिया का वाइन रीजन था। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चे का एक अनोखा नाम हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हंगरी के निवासियों को वो मौका किसी भी तरह से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था में नामों की एक सूची होती है और हर माँ बाप को उसी सूची में से अपने बच्चे का नाम रखना होता है। यदि कोई माँ बाप उस सूची के बाहर कोई नाम रखना चाहता है तो उन्हें पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स ऑफ हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ये नाम तभी प्रयोग किया जा सकता है जब यह आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। आपको शायद ना पता हो, लेकिन आप हंगरी में शराब पीते हुए चीयर्स करते हैं तो यह हंगेरियन को भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा होगा, क्योंकि 1848 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आंदोलन के दौरान हंगरी के 13 जनरल्स को मार दिया गया था और उनकी मौत के बाद उनकी लाशों के सामने चीयर्स करते हुए शराब पी गई थी। ये घटना हंगरी के इतिहास का एक काला अध्याय है, इसलिए अपने उन जनरलों को याद करते हुए हंगेरियन कभी शराब पीते हुए चीयर्स नहीं करते। हंगरी में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। इस खेल ने 1953 में लोकप्रियता हासिल करना शुरू की जब हंगरी ने इंग्लैंड को 6-3 से हराया। फुटबॉल इतिहास में हंगरी इंग्लैंड को हराने वाला पहला कॉन्टिनेंटल देश था। हंगेरियन फुटबॉल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय सितारा फेरेंक पुस्कास है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने वाला यही पुस्कास है। इस कारण से पुस्कास को कई लोगों ने बाएं पैर के जादूगर या लिटिल कैनन जैसा नाम दिया है। मैंने हंगरी के इतिहास, संस्कृति आदि के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आप नहीं जानते होंगे हंगरी शिक्षा के मामले में एक विकसित देश है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में साक्षरता का प्रतिशत 99% है। यहाँ के अधिकांश नागरिक उच्च शिक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जो हंगरी के नागरिकों द्वारा बनाई गई है। उदाहरण के लिए रूबिक क्यूब नामक एक लोकप्रिय खिलौना हंगेरियन निवासी एर्नो रूबिक द्वारा बनाया गया था। बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक लाज़लो बीरो भी हंगरी के हैं। फिर मुझे आशा है कि आप हमारे दैनिक जीवन में हंगरी के प्रभाव को समझ चुके होंगे। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, हॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगरी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के निर्माता एक हंगेरियन है। पैरामाउंट पिक्चर प्रोडक्शन हाउस के निर्माता एडोल्फ ज़ुकोर है। इसके अलावा हंगेरियन कई कार्यों में आगे है। आप हंगरी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।